सभी को नमस्कार। यूथ का चैप्टर 3 और उसका नाम है सौंदर्य शास्त्र। इसको इंग्लिश में एस्थेटिक्स बोलते हैं। एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र एक ही बात है। टीजीटी के सिलेबस में सौंदर्य शास्त्र नहीं है। बीए की परीक्षा में सौंदर्य शास्त्र एकाध प्रश्न आ जाए तो आ जाता है, नहीं तो सिलेबस में नहीं है। एमए या एमएफए इसमें एक पूरा पेपर ही सौंदर्य शास्त्र का होता है। तो पीजीटी के लिए ये सिलेबस में है और टीजीटी के लिए सिलेबस में नहीं है। अब कभी एकाध दो प्रश्न आ गए हैं तो इसलिए इसको भी पढ़ना हमको ज़रूरी है, लेकिन जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है उसे कैसे पढ़ें? तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देख लें और जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, ये बार बार पूछे जाते हैं। हीगल है, ये सब बार बार सौंदर्य शास्त्री हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्री और यूरोपीय सौंदर्य शास्त्री, विदेशी सौंदर्य शास्त्री, इनको हमें सिर्फ बहुत अंदर में नहीं जाना है, थोड़ा सा जान लेना है बस। तो हम तो कहेंगे कि सौंदर्य शास्त्र के लिए आपको कहीं से डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर 51 यूथ में और 51 से लेकर 84, 51 से लेकर 84 तक का जो पेज संख्या है यूथ में सौंदर्य शास्त्र, उसको अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो सौंदर्य शास्त्र बाहर से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी कुछ सौंदर्य शास्त्री ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना भी नहीं है। इस बार की परीक्षा में हो सकता है सौंदर्य शास्त्रियों से ज़्यादा प्रश्न आए, क्योंकि जब पैटर्न चेंज होता है तो अभिकथन और कारक जैसे प्रश्न रिपीटेड कम और बनाए गए प्रश्न ज़्यादा आते हैं। लेकिन कहाँ से बनेगा? जैसे सुकरात हैं तो सुकरात जहाँ के हैं वहीं के रहेंगे, उनके शिष्य जहाँ जो हैं वही रहेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा समझ कर, कहने का मतलब है कि इसको समझ के पढ़ें और रट तो ले ही 51 से लेकर 84 पेज तक सौंदर्य शास्त्र को यदि पढ़ लिया जाए तो और आवश्यकता पढ़ने की अंदर नहीं है। तो सौंदर्य शास्त्र का मतलब होता है एस्थेटिक्स और एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक्स भारत में भी है और विदेशों में भी है। तो पहला इसका जो जन्म हुआ, इसका खोज हुआ, इसका प्रयोग हुआ, वह विदेश में हुआ। तो एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र शब्द का प्रयोग या जनक या जन्मदाता बाउमगार्टेन, कौन? बाउमगार्टेन। वहीं भारत में जन्मदाता भरत मुनि, भारत में जन्मदाता सौंदर्य शास्त्र के भरत मुनि माने जाएंगे। दो प्रश्न आपका यहीं से बन गया। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रश्न आपका एस्थेटिक्स के जनक या जन्मदाता कौन है बार बार आ रहा है। ये किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, किस शब्द का भाषा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कुछ नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा ये नहीं है और जो नहीं है वो बहुत अंदर में नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और इसको आपको समझने की आवश्यकता बहुत नहीं है, रटने की जरूरत है, इसको रट जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विजन एंड डिजाइन, ये क्या है? पुस्तक है।
नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विजन एंड डिजाइन रोजर फ्राई के द्वारा लिखी गई है। जितने ऑप्शन हैं इसमें, टॉलस्टॉय, रोजर फ्राई, हीगल, क्रोचे, ये सब इनकी प्रसिद्धि अगर पूछी जाएगी तो ये सौंदर्य शास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। ये अब जैसे ये हायर का प्रश्न है ना, पहला प्रश्न जो हमने सॉल्व किया, ये हायर का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 2021 विज्ञापन संख्या आई थिंक 49 इसका पेपर था। लेकिन उसी में नीचे देखेंगे वो भी हायर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ही है 2021। लेकिन ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, विचारकों का निम्न समूह किस कलाकार से संबंध रखता है, मतलब इनका जन्म, इनके जन्म के समय से जोड़िए। जन्म, मृत्यु, विशेषताएं, डीप में जाने का मतलब है कि वो आपके सिलेबस का पार्ट हो। जो नहीं है उसको नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको ये समझ आता है कि इसको हमें लर्न कर लेना चाहिए, तो लर्न कर सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ नहीं आते हैं। तो सबसे प्राचीन अगर देखा जाएगा, सबसे पहला देखा जाएगा तो कौन होगा इसमें? सुकरात ना, सुकरात सबसे प्राचीन। अब सुकरात को देख लीजिए कि कहीं भी आपको मिल रहा है सुकरात समय से मिल रहा है, तो समय इसका 470 BC। अच्छा, एक कह रहा है कि किसका किससे समूह रखा गया है, तो 470 BC से 430 AD। इसका बहुत ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि ग्राफिक में क्या ज़्यादा पढ़ें, क्या कम पढ़ें, क्या छोड़ें, ऐसे प्रश्नों को निगलेक्ट कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? जितने भी कथन हैं इनको यहीं से रट जाइए, जितने भी कथन हैं। तो किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? वेनो दत्ते क्रोचे ने कहा कला एक सहज ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 4, अलेक्जेंडर गॉटियल्स बाउमगार्टन, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर गॉटियल्स बाउमगार्टन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो अभी बताया ना, ये सौंदर्य शास्त्र के जनक या जन्मदाता हैं ना, तो सौंदर्य शास्त्र के लिए जाना जाएगा इनको। अच्छा प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ऊपर से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज सांताइना, यानी जी सांताइना। अच्छा प्रश्न बनता है और जॉर्ज सांताइना भी इम्पोर्टेंट है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उनको जरूर लर्न कर लें। ये यूपी पीजीटी 2021 में आया था। अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो खुद देखेंगे कौन प्रश्न टीजीटी में आया है, खुद देखेंगे। अभी तक ऐसा 4-5 प्रश्न आपने सॉल्व किया, तो क्या आपने देखा कोई टीजीटी में आया है? नहीं आया ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा विचार करके, दिमाग लगा के ये समझ सकते हैं कि जब टीजीटी में नहीं आ रहा है, आ सकता है। देखो, आएगा और आ सकता है में बहुत अंतर। बिल्कुल चित्र सूत्र, चित्र लक्षण आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं आएगा। उसमें भी चित्र सूत्र तो आना ही आना है, चित्र लक्षण को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। ऐसे इस थीम पर पढ़ेंगे, नहीं तो पता चला सब एक ही रेशियो से पढ़ते चले जा रहे हो, ये सही नहीं है। जैसे सांची है, भरहोत है, ये पूछा जाना फिक्स है, तो इनको अच्छे से घोंट जाओ। अमरावती अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कन्हेरी बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अजंता बाग
बादामी, सित्तनवासल, सिगिरिया, ये सब पढ़ने की आवश्यकता है। तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ना उनको बहुत ज़्यादा पढ़िए, जो हल्के फुल्के में काम चल जाएगा उनको उतना ही पढ़ें। तो द सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी पुस्तक है? जी सांताइना या जॉर्ज सांताइना की है। इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नवा रस कौन सा है? शांत रस, नवा रस। अब अभिनव गुप्त को यहाँ क्यों रखा गया? भाई सौंदर्य शास्त्री हैं इसलिए रखा गया। तो अभिनव गुप्त के अनुसार नवा रस कौन सा है? शांत रस है। ये इनके हिसाब से आखिरी रस है। पेज पलटिए, पेज संख्या 52, क्वेश्चन नंबर 7। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? तो रीति सिद्धांत किसका है? आचार्य वामन का है। इसको जरा सा देख लीजिए कब आया हुआ है। ये पीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र में आया है। आप खुद से देखिएगा, हमें नहीं। देखिए, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। आप खुद जब अंदर प्रवेश करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हम जो कह रहे हैं क्या वो मेरे अनुभव हैं, मेरी पढ़ाई है, कि बस हवा में सब बता रहे हैं। तो रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? जितने भी भारतीय सिद्धांत हैं, सब नहीं, जितने, सब नहीं का मतलब यूरोपीय वाले नहीं, जितने भारतीय सिद्धांत हैं। क्योंकि देखिए, अभिनव गुप्त भले ही सौंदर्य शास्त्री हैं, लेकिन कला के विषय में इनको पूछा जाता है। भरत मुनि भले ही सौंदर्य शास्त्री हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीजीटी के लिए भी हैं और पीजीटी के लिए भी हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप सौंदर्य शास्त्री को बिल्कुल मत पढ़िए, पढ़िए। जैसे सौंदर्य शास्त्रियों में कुछ देखिए, अपना कला का संबंध साहित्य से भी है। साहित्य से है कि नहीं? साहित्य से भी नहीं, साहित्य से ही है। तो ये ग्रंथों में आ जाएगा। नाट्य शास्त्र है, चित्र लक्षण है, चित्र सूत्र है, ये सब ग्रंथ में आ जाएगा, साहित्य में आ जाएगा। इसीलिए इसको पूछा जाता है। तो रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आचार्य वामन ने किया। ये भी पीजीटी 2021 में आया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है इंद्रिय संवेदना? नेत्र सहायक नहीं होंगे, क्यों बताइए? इंद्रिय संवेदना सहायक होगी, नेत्र क्यों सहायक नहीं होंगे? नहीं, ये कह रहा है कि किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए इंद्रिय संवेदना आवश्यक है। और ऑप्शन में नेत्रीय भी दे रखा है। आंखों से ही तो देख के पता चलेगा। देखिए, पागल के भी आंखें हैं, लेकिन उसकी संवेदनाएं नहीं है। नजरिया को तो नहीं कहेंगे, संवेदना, संवेदन व्यक्ति होना चाहिए। मतलब उसका सेंस काम करना चाहिए, ऐसा पहचान सके। ऐसा नहीं कि पागल को आंखें नहीं हैं। तो इंद्रिय संवेदना, जैसे बहुत से लोग होते हैं, आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। उनके अंदर संवेदना नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है ना। अब किसी ने, कोई जा रहा है और कोई गिर गया, तो वो भले ही कुछ ना कर पाया, और ये बाप रे वो गिर गया, ये क्या है? ये संवेदना ना, ये इंद्रिय संवेदना है। तो किसी भी चीज के या किसी भी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए इंद्रिय संवेदना की आवश्यकता होती है। नेत्र रहते हुए भी अंधे लोग यहाँ पर बुरी दुनिया में बसे हुए हैं। नेत्र रहते हुए भी, है कि नहीं? घर में है, कोई बीमार है तो कोई देखने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी संवेदनाएं उससे जुड़ी नहीं है। ठीक है, मर रहे हैं, मरने दो, हमें क्या लेना देना, इस सोच के भी लोग रहते हैं। भाव से कैसे लगा लेंगे? क्या अच्छे भाव ही आने चाहिए? खराब भाव भी तो आ सकते हैं। तो भाव अच्छे और खराब दोनों ही संवेदना से आएंगे, दोनों ही।
तुमको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी हमारी संवेदना है, तुमको देख के बहुत खराब लग रहा है, ये मेरी संवेदना है। तो अच्छा और बुरा दोनों संवेदना, क्योंकि देखिए अभी आप शांत रस को देखेंगे ना तो मन में थोड़ा सा शांति का भाव आएगा, वहीं रौद्र रस को देखेंगे तो मन संवेदना दोनों से जुड़ी है, अच्छाई और बुराई दोनों से जुड़ी है। हाँ, नहीं कर पाएंगे सब। भाई यही तो कहा कि घर में यदि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे घर में देवरानी जेठानी है, अब संवेदना है कि अरे यार उसकी तबीयत नहीं ठीक है, हम ही बना लेते हैं खाना, तो ये संवेदना है। और नहीं संवेदना है तो घर में कोई भी हो, 10 लोग हो, 5 लोग हो, नहीं मतलब है तो ठीक है, हमको हमारे काम से मतलब है, तुम मरो अच्छा जियो। ये क्या है? ये संवेदना नहीं है। आंखें हैं ना, आंखें देखने के लिए हैं, इसलिए किसी भी वस्तु के सौंदर्य को या खराब को, अपभ्रंश को देखने के लिए क्या संवेदना की आवश्यकता नहीं है? तो वस्तु के सौंदर्य या उसके कुरूपपन को देखने के लिए इंद्रिय संवेदना की आवश्यकता होती है। इनमें से काव्य प्रकाश की रचयिता कौन है? फिर हाँ, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? 9वां प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए कब आया हुआ है। पीजीटी 2021। अभी तक आपको टीजीटी का कोई प्रश्न नहीं मिला होगा, मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो कि वो बार बार पूछा गया होगा, बहुत नॉर्मलाइज प्रश्न, बहुत ही, और वो भी भारतीय। इसलिए जो सिलेबस में नहीं है उसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पगलाए के सब इकट्ठे पढ़े लगे। निम्नलिखित में से इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट है। आचार्य मम्मट की प्रसिद्धि क्या है? सौंदर्य शास्त्री हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्री हैं। तो इन लोगों के सिद्धांत हैं जो हमने लिखाए भी हैं, उनको रट जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अभिकथन है। अब इसको क्या करना है? छोड़ देना है। जितने भी सौंदर्य शास्त्र में अभिकथन होंगे उनको किनारे कर देना है, पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विरेचन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैथारसिस, विरेचन या कैथारसिस का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया था? तो अरस्तु ने। अरस्तु को अरिस्टोल भी लिखा जाता है, तो अरस्तु या अरिस्टोल या अरिस्टोलाइड ये भी लिखा जाता है। तो विरेचन या कैथारसिस का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। और ये 11 वाला प्रश्न देखा आपने, यूपी पीजीटी 2021। फिर देखिएगा, अभी दिखाएंगे आपको टीजीटी। अगर आप 51 से 80 तक पढ़ते हैं तो टीजीटी का 10 प्रश्न मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और वो तो नहीं, आपको पढ़ना भी है। तो द क्रिटिक ऑफ जजमेंट किसकी है? इमैनुअल कांट की है। और विरेचन का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने। विरेचन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैथारसिस। समानुभूति, समानुभूति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? समानुभूति की अवधारणा थियोडोर लिप्स ने। इस प्रश्न को देख लीजिए कब आया, यूपी पीजीटी 2021 आया, थियोडोर लिप्स। तो समानुभूति की अवधारणा, जितनी भी अभिकथन अवधारणाएं, अभिकथन का मतलब जो कहने वाले हैं, और जितने सिद्धांत हैं उनको जरूर लर्न कर लीजिए। खाली आए हुए ही लर्न करिए, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो समानुभूति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? थियोडोर लिप्स ने। आन मोनार्की किसकी पुस्तक है? दांते की। आन मोनार्की किसकी पुस्तक है? दांते की है। और दांते की पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पुस्तक इनकी है डिवाइन कॉमेडी ना। डिवाइन कॉमेडी के लिए 2 प्रश्न मिलता है। एक, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, और डिवाइन कॉमेडी को चित्रित किसने किया? विलियम ब्लैक ने। अब उसको अगर देखिए, कभी भी
कोई भी प्रश्न नहीं समझ आ रहा है उसके लिए उसको छोड़कर भागिए नहीं, पकड़िए उसको। समस्या पकड़ने से खत्म होती है, ये ध्यान रखिए। और समस्या को बढ़ाना है तो उसको इग्नोर करते चलिए, कभी खत्म हो ही नहीं सकती। तो सौंदर्य शास्त्र अभी तक जितने भी क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आपने पढ़े उसमें कोई टीजीटी का क्वेश्चन नहीं है ना, आया हुआ नहीं है। तो ऑन मोनार्की इसके लेखक कौन है? दांते। और अभी दांते के लिए हमने कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार है। इनकी एक पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी, जो कि दांते की है। अब डिवाइन कॉमेडी के लिए हम बता रहे थे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो दांते। और दूसरा प्रश्न बनता है डिवाइन कॉमेडी को चित्रित किसने किया? विलियम ब्लैक ने ना। जैसे गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि का चित्रण किसने किया? नंदलाल बोस ने। ठीक वही चीज यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। जितने भी प्रश्न हैं, पहाड़ी हो चाहे राजस्थानी हो चाहे मुगल हो, अजंता हो, बाघ हो, कोई भी हो, उसके क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहा, उसका केंद्र कौन सा है, अन्य केंद्र कौन सा है, इसको जरूर लर्न करिएगा। एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। हालांकि यहाँ पहाड़ी का कोई मतलब नहीं था प्रश्न का सौंदर्य शास्त्र में, लेकिन अब मिसप्रिंटिंग है तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। यहीं पर कह दे बसोली का क्या है? जम्मू है। बसोली का जम्मू है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत को किसने दिया? आनंदवर्धन। अब इसको पकड़ लीजिए और नीचे आकर देखिए, यूपी टीजीटी 2021 में 15 प्रश्नों को आपने सॉल्व किया और 16 प्रश्नों को एक प्रश्न आपको टीजीटी में आया हुआ मिला। वो भी कौन सा मिला? भारतीय सौंदर्य शास्त्री का मिला। इसलिए इसको ध्यान में रखिए, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है उसको हमें बहुत डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एकदम कंफर्म कर लीजिए अपने दिमाग में। तो सौंदर्य शास्त्र में जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, उनको जरूर लर्न करें और आए हुए प्रश्न ही लर्न करें, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो और उसमें भी टीजीटी के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अगर पढ़ना है सौंदर्य शास्त्र में तो भारतीय सौंदर्य शास्त्रियों को ही पढ़े। सौंदर्य अंग है, किसका अंग है? तो सौंदर्य दर्शन शास्त्र का एक अंग है। और ये भी आप देख सकते हैं यूकेपीएससी लेक्चरर में प्रवक्ता में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। किसने ये बातें कही? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका शॉर्ट नेम क्या है? वीएस अग्रवाल। इन्होंने किसी गुफा के विषय में कोई कमिटमेंट किया क्या? किसके विषय में? बाघ की गुफा ना, कि पंचमढ़ी की? देखिए रुक जाओ, बाघ की कि पंचमढ़ी की? तब बाघ कैसे बोल दिया? विभाजन के लिए वो वीएस अग्रवाल नहीं, वो आर्य अग्रवाल। तो पंचमढ़ी के लिए किया है ना कि बाघ के लिए। पंचमढ़ी के लिए कहा कि ये रक्त की पुतरियां हैं ना। कोई चीज जब डीप में ध्यान लगाओगे तभी लर्न होगा, ऐसे नहीं होगा। तो कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, ये बात किसने कही है? वासुदेव शरण अग्रवाल या वीएस अग्रवाल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। ये कथन किसका है? एमर्सन का है। और अच्छा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हमने देखा है कि कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, किसने कहा है? एमर्सन ने। कभी इमर्सन भी दे देगा, एलमंसन भी दे देगा, तो ध्यान में रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की क्या विचारधारा रही है? कि इनकी विचारधारा सिमिलर थी या विरोधी थी? कैसी थी? विरोधी विचारधारा रही है। भरत मुनि और प्लेटो दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत रही हैं। यहाँ से भले प्रश्न उठाकर दे दे, लेकिन अगर नया प्रश्न बनाएगा टीजीटी के लिए तो ऐसे प्रश्नों को नहीं रखना चाहिए, नहीं रखेगा। ये सब लेक्चरर के, अभी आपने इतना देखा पेपर, सब लेक्चरर के एक क्वेश्चन आपको मिला था ध्वनि सिद्धांत टीजीटी के लिए। इसीलिए हमने कहा इसको बहुत डीप में पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ये पुस्तक किसकी है? अभी बताया था ना, इमैनुअल कांट की है। इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या रहा है? इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या रहा है? अंतर्ज्ञान, अंतःकरण, अंतः प्रेरणा, ये इनके सिद्धांत का आधार रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सुकरात का जन्म कहाँ हुआ है? सुकरात यूनान के थे। अरस्तु कहाँ के थे? यूनानी थे। प्लेटो कहाँ के थे? यूनानी थे। ये तीनों गुरु शिष्य सब यूनानी थे। यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी सौंदर्य शास्त्री थे। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? तो अरस्तु प्लेटो का और प्लेटो सुकरात के। मतलब पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, ये गुरु और ये शिष्य। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? मैक्स वेदरमीर। ये भी आपका प्रश्न यूजीसी का है। अब यूजीसी का ये प्रश्न रट जाइए। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो मैक्स वेदमीर या वेरदीमर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक? ये भी यूजीसी का प्रश्न है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूपवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आकारवाद या रूपवाद? रोजर फ्राई को कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको रट जाइए। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का क्या आधार है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान इच्छा पर निर्भर करता है। इच्छा का सिद्धांत किसमें है? मनोविज्ञान में है। अभिकथन छोड़ दीजिए। अभिकथन आपको टीजीटी लेवल का, पीजीटी लेवल का ही पढ़ना है, बहुत हायर का नहीं पढ़ना है टीजीटी के लिए। तो अभिकथन 28वां है, इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पुस्तक मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडिया, इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? एच जिमर। ये भी ऐसा ही हूबहू रट जाइए। ये कब आया? यूजीसी 2017 में आया ना। अभी आपको टीजीटी का सिर्फ एक प्रश्न मिला है, ध्यान दीजिएगा, समझ जाएंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है? ये बात किसने कही? हीगल ने कही। इन्होंने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है। मतलब हीगल फाइन आर्ट को ज्यादा मानते थे ना, फाइन आर्ट पर काम ज्यादा किया है इन्होंने फाइन आर्ट को विभाजन भी किया है 5 भागों में। सीक्वेंस इसका क्या था?
काव्य संगीत चित्र मूर्ति वास्तु। इसको अच्छे से लर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न प्रिंटर्स नामक पुस्तक लिखी थी? तो किसके? टर्नर के। अच्छा प्रश्न ये भी है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है ये। जॉन रस्किन, ये भी सौंदर्य शास्त्री हैं, इन्होंने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स लिखी थी? तो टर्नर की प्रशंसा में इन्होंने मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अभी कथन है, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए। अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अलंकार सिद्धांत आचार्य भामा का है। अच्छा प्रश्न है। और फिर वही देखिए बात कि लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया, ना कि असिस्टेंट टीचर्स की। अच्छा, टीजीटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक, और प्रवक्ता को लेक्चरर। पीजीटी को लेक्चरर या प्रवक्ता ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। खैर अब तो इंटरव्यू टीजीटी में नहीं है, नहीं तो कितने लोग ऐसे होते थे जिनको टीजीटी का मतलब ही नहीं पता था। आज भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टीजीटी का मतलब नहीं पता है क्या है। परीक्षा जिसकी भी दीजिए, जिससे भी पढ़िए, जिस पुस्तक को पढ़िए, वो सब सही है या नहीं, ध्यान में रखिए। अखिलेश पाल नाम का एक स्टूडेंट है, अभी कल रात में उसका फोन आया था मेरे पास, और चूंकि अब थोड़ा सा लगाव सब स्टूडेंट से रहता है, बाकी वो हमारे स्टूडेंट नहीं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि 19 तारीख को हमारी बेल लगी हुई है मैम, और वही सब तो एविडेंस सही है आपने दिया है, ठीक है, एक एविडेंस जो कि वो और अच्छा मांग रहे हैं और बेहतर मांग रहे हैं, और वो था कला में स्थायित्व का भाव, संतुलन वाला प्रश्न जो 2021 में आया हुआ था। मैंने कहा भाई देखो, हमने एक बार एविडेंस दे दिया, ठीक, अब बार बार उसको हम ना तो ढूंढ सकते हैं ना तो दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ही जरूरत है तो हम देंगे, ऐसा नहीं है। एक किताब 2 किताब का ही तो दे पाएंगे, हर किताबों में हर चीज मिलती भी तो नहीं है, और दे चुके हैं। आज से ये प्रकरण नहीं चल रहा, 2 साल से वो केस लड़ रहा है बंदा। लेकिन तो मैंने ये भी कहा कि फंडामेंटल ऐसा टॉपिक है हमारी कला में जिसको हम हूबहू लाइन टू लाइन कहीं नहीं दे सकते, क्योंकि टेक्निक लाइन टू लाइन नहीं मिलती है। टेक्निक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, अपने हिसाब से समझा जाता है। तो इसका लाइन टू लाइन आप हमसे अपेक्षा ना रखिएगा। किसके लिए? टेक्निकल के लिए। बाकी सब लाइन टू लाइन हम आपको पढ़ाएंगे। टेक्निकल किसी भी चीज में टेक्निक अगर है तो टेक्निक का कोई रट्टू तोता वाला हिसाब नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को छोड़ देंगे, 29 पर आएंगे। मिथ्स एंड 33 अलंकार सिद्धांत। घबराएगी, अरे बाप रे, ये तो फिर वहीं से आ गई। जितनी बार पढ़ सको प्रश्न को, जितना बार किसी को जानने का प्रयास करोगे उतना ही वो नया दिखेगा, और जितना निकाल लोगे वो सब पुराना हो जाएगा। किसी चीज को आपने प्राप्त कर लिया, उसकी वैल्यू खत्म। जब तक नौकरी नहीं मिली है, समझ जाओ तब तक नौकरी की वैल्यू है आपके दिमाग में। अरे यार जल्दी से मिल जाए, जैसे ही मिली छुट्टी कैसे ली जा सकती है। हाँ, ये लीगल चीजें हैं, एकदम सही बता रहे हैं। हम अपने ऊपर भी ये चीजें कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, हमको पता है। छुट्टी ढूंढते हैं, बताओ होली में कब से कब तक छुट्टी है। जैसे ही आप इंगेज होते हैं नौकरी में, आप पहला काम छुट्टी ढूंढने लगेंगे, फिर दूसरा काम चोरी करने लगेंगे। एकदम सही बातें हैं, बुरी भली लग सकती हैं। चोरी का मतलब ये कि किसी के जेब से पैसा निकालना नहीं है। चोरी का मतलब ये है कि हमारा 5 बेल ही लगे सर, हम 6वां नहीं पढ़ाएंगे। हम प्रवक्ता हैं तो 6वां बेल हमको मिलना नहीं चाहिए। अच्छा, 1 बेल पढ़ा दिया ज्यादा तो क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? लेकिन नहीं होता है। जहां आप रहते हैं आप देखते हैं वो नहीं आ रहा, हम क्यों आए?
अब अभी तड़प रहे हैं, अभी नौकरी के लिए भगवान दे देता एक बार नौकरी तो देख लेता हम का के देत ना, है कि नहीं? सच बताओ, है? ऐसा है, मेरे साथ भी हुआ है। आज मन करता है कि इस नौकरी से अच्छा तो और नौकरियां हैं, और जब नहीं थी तो यही नौकरी बहुत अच्छी थी। इसलिए ये सबके साथ है, कोई एक के साथ नहीं है कि हम एक को कह रहे हैं। जब आज जैसे प्रीति परेशान है, नौकरी मिलने में बहुत जरूरत है, जैसे मिली प्रीति के मन से डर खत्म, नौकरी तो मिल गई, कौन माँ का के ले, और फिर कहने भी लगेगी कॉलेज में, अच्छा चलो हम देख लेंगे, क्या कर लोगे? होता है, हाँ ऐसा होता है, होगा ऐसा। अब प्रीति कहेगी नहीं हम बहुत ईमानदार हैं, हम एकदम ईमानदारी से करेंगे। अरे तो क्या हम बेईमान हैं? हम भी तो ईमानदार हैं, सब ईमानदार हैं, लेकिन करते करते उसी काम को सब हटने लगते हैं। अरे बाप रे, रोज स्कूल जाना है, मई जून कब आएगा? होता है कि नहीं? होगा, तुम्हारे साथ भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए। अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आचार्य भामा ने। अभी प्रश्न ये आया था आगे, रीतिवाद था, गुड, आचार्य वामन, और ये आचार्य भामा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आचार्य वामन अलग, भामा अलग। फ्रेस्को विधि का प्रयोग, अब यहाँ पे ये प्रश्न देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब आया है तो देख लिया जाए। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? पुस्तक आवरण में नहीं, पुस्तक आवरण में किसका प्रयोग किया जाता है? है? अरे पुस्तक आवरण का मतलब भैया ऊपर का कवर। अब तो क्या बताओ भाई, चित्रकला इसका क्या मतलब है? अब देखो, मतलब आज के समय में किताब का कवर ताड़पत्र है? लिखो, आंसर दो भाई। बिल्कुल, इलिस्ट्रेशन ना, बुक की सज्जा इलिस्ट्रेशन है। ऐसे पूछ देगा, मुंह बना के चले आओगे। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है तो पुस्तक आवरण में नहीं, कैनवस चित्रण में नहीं, धरातली चित्रण में नहीं। धरातली चित्रण यहां हो सकता था आंसर, क्यों? धरातल तो होना चाहिए ना चित्रकारी के लिए, तो धरातली चित्रण ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे टेक्निक समाहित है। क्या जल रंग धरातल पे नहीं किया जाएगा? आसमान में किया जाएगा। अब आसमान में किया जाएगा तो आसमान में भी तो एक धरातल है ना, तो धरातली चित्रण आंसर वही। भित्ति चित्रण, म्यूरल पेंटिंग, अब ऐसे कह देगा कि लघु चित्रण में कौन सा धरातल होता है, तो लघु चित्रण में दीवार होगा, फर्श होगा? नहीं होगा, वहां पे कागज होगा, कपड़ा होगा, ताड़पत्र होगा, हाथी दांत हो सकता है, कांच हो सकता है ना। लेकिन बड़ा लघु है तो कहीं जो है हम बहुत बड़ा सा चेन बनाने चलेंगे ना, छोटे में ही तो बनाएंगे। तो फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है किसमें? भित्ति चित्रण में। और हम चले आते पुस्तक आवरण में। तो इलिस्ट्रेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कोई भी कला जो दिखाई दे मूर्ति की तरह, वास्तु की तरह, वो इंस्टॉलेशन। और इलिस्ट्रेशन का अर्थ है कि पुस्तक की साज सज्जा, उसका कवर बनाना, ये सब इलिस्ट्रेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक किसने लिखी है? देखिए कोई भी आप किताब पढ़ लीजिए सौंदर्य शास्त्र में, सब आपको ब्यूटी से रिलेटेड मिलेगा ना, सौंदर्य से रिलेटेड मिलेगा। नहीं अरे अच्छा, एक चीज ये भी है, जैसे मान लो बगल वाले से दुश्मनी है ना, दुश्मनी मतलब कि ये बहुत पढ़ रही है, हमको इसको डिस्टर्ब करना है ना। आजकल
डिस्टर्ब वाला एक चला है ना, खूब चलेगा, अभी और चलेगा। जानते क्यों? क्योंकि जानते हैं लोग कि डिस्टर्ब करने से फायदा होगा। जैसे कह देंगे परीक्षा नहीं होगी, जा तू लोग घरे, अबे अबे नहीं पढ़े जरूरत बा, जा। अब परीक्षा कैंसिल तुरंत, मतलब एक ने कहा और दूसरा यूट्यूब ने बना दिया परीक्षा कैंसिल। उनको आज का तो अपना भविष्य पता ही नहीं है, और आयोग का भविष्य उनको पता है क्या होने वाला है, ये उनको पता है। 2-3-4 महीने की बात आज बता देंगे, अब अपना आज तक ना जान पाए ना। तो ये अफवाहें हैं, अफवाहों से सावधान। कोई कुछ भी कहे, हम कह रहे हैं नहीं परीक्षा होगी तो हम पढ़ लेंगे, तो क्या उल्टी हो जाएगी? नहीं होगी ना, हम पढ़ लेंगे, हमको आएगा ही। तो जैसे अगर किसी से दुश्मनी हो बगल वाले से और उसको डिस्टर्ब करना है, तो एक झापड़ मारे कहते मच्छर बैठा, अगला कुछ कह ही नहीं पाएगा, सोचेगा कि क्या कहे, मच्छर बैठा था। तो इतना तेजी से मारने की क्या आवश्यकता थी? मच्छर था, कोई सुतुर्बुर्ग तो था नहीं कि मरेगा नहीं ना। वही निशा ने किया, मतलब दुश्मनी निकाली प्रिया से और मच्छर के नाम पे एक जड़ा ना। अब तो ये भी क्या करती है पता है? मच्छर को काटने के बाद उसको मारती हैं, और मार के फिर उसका डिसेक्शन करती हैं। पंख अलग, दांत अलग, आंखें अलग, एक एक अंग को निकाल के किताब पे सजा देती हैं और कहती है कि जब तुमने हमें काटा तो नहीं कष्ट हुआ, अब हम तुमको मरने के बाद भी गंदी मौत देंगे ना। फिर लेकिन दूसरा मच्छर फिर भूल जाता है कि हमको नहीं काटना है। प्रश्न नंबर बताइए। 35। कभी भी परीक्षा में बहुत ज्यादा वक्ता ना बनना कि मार जल्दी जल्दी घोंटे पड़े हैं। प्रश्न को बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत आराम से। ऐसा समझिएगा कि हमको हिंदी मिला मिला के पढ़नी है, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। 35 मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक किसने लिखी है? न्यूटन ने। इनका पूरा नाम एरिक न्यूटन। और ये भी उठा के देख लीजिए, पीएससी लेक्चरर का परीक्षा है यूके ना। अभी तक एक प्रश्न आपको मिला 35 में, इसलिए मेरी बात को अंदर तक समझो, डीप में समझो। सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है? ये भी लेक्चरर का, यूके लेक्चरर का प्रश्न है। तो किसने कहा कला सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है? एमेनुअल कांट कला अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है और कला अभिव्यक्ति है, ये कांट। जब एक लगेगा कला एक अभिव्यक्ति है तब क्या कहेंगे? रस्किन। और जब कहे कला अभिव्यक्ति है तब क्या कहेंगे? एमेनुअल कांट। एक लगने से आंसर चेंज हो गया, मनुष्य बीच में आएगा, आंसर चेंज होगा, मनुष्य पहले आएगा। मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति कला में करता है, या कैसे है? मनुष्य बीच में आएगा तब रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है तब रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक एक शब्द से, एक एक शब्दों के उससे आंसर चेंज होता है। सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग शेक्सपियर, प्लेटो, भरत मुनि, बामगार्डन। जब पूछे भारत में सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है, तब भरत मुनि। जब पूछे सौंदर्य शास्त्र के ही जनक कौन है, बामगार्डन। और जब विश्व की बात कर दे या
सबसे पहली बार सौंदर्य शब्द का प्रयोग करने वाले कौन? बामगार्टन, सब बामगार्टन। तो पहले बामगार्टन लगाएंगे और क्या, और वही तो प्रश्न है, नींद लगी है। सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन देख लो, भरत मुनि, बामगार्टन दोनों है। तो जब दोनों रहेगा तो बामगार्टन लगाना, और जब नहीं रहेगा तो भरत मुनि को भी लगा देना, तब इनमें से कोई नहीं चला जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रसो वैसा विचारधारा है किससे संबंधित है? पाश्चात्य से, जर्मन से, भारतीय या इनमें से कोई नहीं। रसो वैसा ये भारतीय चीजें हैं कला के लिए। रस का महत्व जो है वो हमारी भारतीय कला में है, यूरोपीय कला में या जर्मनी कला में, चीनी कला में नहीं है। रस का आपने देखा कितने रस बताए गए? 9, 11। क्या कोई विदेशी ने भी रस बताए हैं? कोई नहीं। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जब मीनिंग लग जाए तो रीड कर लो। तो मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हर्बर्ट रीड है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कांट के सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत को पहचानिए। ये भी आपका कोई मतलब का प्रश्न नहीं है, लेकिन इसको इसको निकाल के लिख लीजिए। निकाल के लिखने का कि कौन सा इमैनुअल कांट का सौंदर्य सिद्धांत है कह रहा है। तो इसमें से कौन सा है? इसमें आपका थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इमैनुअल कांट का है, और दूसरा है थ्योरी ऑफ क्रिटिकल ऑफ जजमेंट, ये भी इमैनुअल कांट का है। तो दोनों जो सिद्धांत हैं ये इमैनुअल कांट के हैं, इनको निकाल लो बाहर। आर्ट इज एक्सपीरियंस पुस्तक के रचयिता कौन है? जॉन डेवी। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो जॉन डेवी हैं। इसमें दिया है नेल्सन गुडमैन, इसको सही कर लें। आर्ट इज एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन डेवी हैं, इसको सही कर लें। जॉन डेवी। कला अभिव्यंजना है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कला अभिव्यंजना है किसने कहा है? तो कला अभिव्यंजना है यह सिद्धांत क्रोचे ने दिया है। क्रोचे का मतलब है कला अभिव्यंजना है। अब कला सत्य की अनुकृति है किसने कहा? प्लेटो ने। कला सत्य की अनुकृति है, यह सिद्धांत किसका है? प्लेटो का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कला दमित भावनाओं का परिणाम है, किसने कहा है? फ्रायड। जो दमित भावना शब्द जुड़े, जान लेना कि ये आपका फ्रायड के सिद्धांत से जुड़ा है। वासना शब्द जुड़े तो भी फ्रायड का सिद्धांत है, इच्छा शब्द जुड़े तो भी फ्रायड का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, टाइम बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 45, एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई, ये क्वेश्चन यूके एलटी मतलब हे भगवान, इसको समझाते समझाते मरे जाते हैं। एलटी मतलब राजकीय विद्यालय नहीं होता है। एलटी मतलब होता है टीजीटी। और क्या? अरे वही तो बता रही हूं, एलटी मतलब टीजीटी, प्रवक्ता मतलब पीजीटी। तो ये राजकीय विद्यालय में एलटी, ये कहो तो सही है। क्या आपके माध्यमिक विद्यालय में एलटी ग्रेड के टीचर नहीं होते हैं? होते हैं। एलटी ग्रेड मतलब टीजीटी, असिस्टेंट टीचर।
कहाँ थे हम लोग? तो एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? यूनानी भाषा से। और एस्थेटिक का जन्म कहाँ हुआ था? बाउमगार्टन कहाँ के थे? वही तो इसका शब्द जो है, एस्थेटिक जो शब्द है वो यूनानी भाषा का है। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया? अभिव्यक्तिवाद को प्रतिपादित किसने किया? अभिनव गुप्त ने। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन हैं? अभिनव गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना प्रस्तुत किसने किया है? तो सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र को एक स्वतंत्र शास्त्र बताने वाले कौन थे? बाउमगार्टन थे। भारत में कौन थे? भरत मुनि। यदि ऑप्शन यहाँ पे ना हो बाउमगार्टन का तो हम भरत मुनि को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, प्लेटो का गुरु कौन था? अरस्तु, सुकरात या अरस्तु और सुकरात दोनों? तो सुकरात थे। और शिष्य कौन था? अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कला अनुकरण है, ये बात किसने कही है? कला अनुकरण है, ये बात किसने कही है? अरस्तु होगा कि प्लेटो होगा? अनुकृति मतलब नकल, ये कौन बात करता है? प्लेटो। और अनुकरण मतलब अनुकरण का उनका उन्हीं के तर्ज पर चलो, ये अनुकरण है। तो इन्होंने कहा प्रकृति के तर्ज पर चलिए, ये है कला अनुकरण है अरस्तु। इसको यहाँ पे क्या दिया है? प्लेटो दिया है। इसको काट कर सही कर लें। अनुकरण अरस्तु, अनुकृति प्लेटो। 49 का सी करें। हाँ सही है भाई, सी करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत सा यूथ में बहुत सारी चीजें गलत हैं, बहुत गलत। अभी आप इसको करेंगे तो समझ में आएगा। अब मान लो अनुकरण दिया है और अरस्तु नहीं है, तब आप प्लेटो लगा देंगे। कला प्रकृति की नकल है अरस्तु का। ऐसे हाँ गड़बड़ हो सकता है। जनक का तो जनक एक ही होगा, मिलकर काम करने वाले दो लोग थे, जनक कहा इसीलिए एक माना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये कथन किसका है? हेगल। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, आप लोग टेस्ट अपना अपना कर लें। और जितना भी पढ़ाया जा रहा है हमारा सिर्फ और सिर्फ एक अनुभव, परीक्षा को पास करने का यही रहा कि हमने आए हुए क्वेश्चंस पेपर और प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे 2 महीना 2.5 महीना 1 महीना जब भी रह जाए उसको छान मारिए, उसको रट जाइए। तब आपको सिलेबस का रिवीजन बंद करना पड़ेगा। सिलेबस का रिवीजन कतई नहीं करना है। हाँ, जैसे मान लीजिए बाघ से जब जब प्रश्न आ रहा है गड़बड़ हो जा रहा है तो बाघ का रिवीजन कर डालिए, चलेगा। लेकिन ये कहिए कि अब हम पूरे सिलेबस का रिवीजन करें, ये सही नहीं होगा।
अब सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों का रिवीजन ही करना है। हमारी परीक्षा अप्रैल में है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, हमने भी पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत आता है, हमारा इतने ज्ञानी है कि हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमको भी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, जितना आपको है उतना ही हमको भी है, क्योंकि आपकी भी परीक्षा मेरी भी परीक्षा। और परीक्षा ये कहती है कि आपको क्या आता है, पूछती है, और जब आएगा तभी तो बता पाओगे। तो हम अब करना इसको शुरू कर दिए, और आप देखिएगा कि बहुत पूरी कॉन्फिडेंस के साथ निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। हाँ, ये अलग बात है कि उठा के कहीं भी फेंक दे, बाहर फेंक दे, कहीं दूर का विद्यालय दे दे, तो अलग बात हो गया। बाकी सिलेक्शन होता है, और ऐसे ही होता है। और जिनका सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ, उनको ऐसे ही प्रश्न बनाकर रख लीजिए कॉपी में, देख लेंगे आप सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। कॉपी में उनके लिए प्रश्न बना लीजिए, और आप देखेंगे कि लेक्चरर को तो इन्होंने खूब पढ़ा, और टीजीटी के लिए पढ़ा ही नहीं। इसलिए जो बीमारी है उसी का इलाज करो। आंख की बीमारी है, कान के डॉक्टर को दिखा के चले आओ ना, ये काम नहीं करना। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार।